गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 10। चैप्टर 10 से वेव ऑप्टिक्स से मेन टॉपिक है वेव फ्रंट तरंगाग्र। तरंगाग्र को समझने के लिए थोड़ा सा हाइगन का तरंग सिद्धांत समझना होगा। मेन टॉपिक है यदि चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक में मेन हमारा टॉपिक आज का है तरंगाग्र, वेव फ्रंट है ना। तरंगाग्र के लिए इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दें कि प्रकाश को न्यूटन के द्वारा प्रकाश को कणिकाओं के रूप में माना गया, हाइगन के द्वारा प्रकाश को तरंगों के रूप में माना गया। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तो हाइगन का तरंग सिद्धांत यही कहता है कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। पहला क्या कहा? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। प्रारंभ में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य माना गया हाइगन के द्वारा, लेकिन जब ध्रुवण की व्याख्या करना हुआ तो उसको अनुप्रस्थ मान लिया गया और ये माना गया हाइगन के द्वारा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, उसी माध्यम से होकर प्रकाश तरंगें चलती हैं। और जो काल्पनिक माध्यम ईथर की बात किया है उन्होंने, तो वो ईथर क्या है? द्रव्यमान रहित एक समांगी माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और घनत्व बहुत कम। वो केमिस्ट्री वाला ROR नहीं है। ठीक है ना। एक काल्पनिक माध्यम की अवधारणा की गई हाइगन के द्वारा और ये उन्होंने ये कहा कि पूरे ब्रह्मांड में माध्यम ईथर व्याप्त है। और जिस ईथर की बात उन्होंने कहा है उनको डिफाइन भी किया कि एक ऐसा समांगी माध्यम जो द्रव्यमान रहित है, यानी द्रव्यमान रहित समांगी माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और घनत्व बहुत कम होता है, ऐसे माध्यम की उन्होंने कल्पना किया जिसका नाम दिया ईथर। बाद में इसका प्रयोग के द्वारा स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ है ना। लेकिन उन्होंने ये माना, उनका ये जो हाइगन के तरंग सिद्धांत में है उसमें 5-6 पॉइंट है। पहला नंबर है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 2, इन तरंगों की चाल जो होती है प्रकाश की चाल से बराबर होती है ना। भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं और भिन्न भिन्न रंगों की आवृत्ति जो है भिन्न भिन्न होती है। अब प्रारंभ में इन तरंगों को अनुदैर्ध्य माना गया, लेकिन बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए अनुप्रस्थ माना गया और ये कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है जिनसे होकर ये तरंगें चलती हैं। और जो माध्यम की बात की है उन्होंने, तो वो ऐसा है, यानी एक द्रव्यमान रहित समांगी माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और घनत्व बहुत कम। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम में ज़्यादा होती, सघन माध्यम में कम। जबकि न्यूटन के द्वारा ये कहा गया, बताया गया था कि सघने में कम होती, ज़्यादा होती, विरल में कम। पर हाइगन के द्वारा उल्टा बताया गया। तो फिर अब दोनों में से सही किसका हो? तो एक फोको नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोग किया तो विरल में उन्होंने भी ज़्यादा पाया, सघन में कम। तो ये हाइगन वाला सही हो गया, है ना। तो हाइगन के द्वारा यही कन्फर्म हुआ कि विरल में प्रकाश की जाल ज़्यादा और सघन में कम होती है, जबकि न्यूटन इसका उल्टा बताए थे, है ना। तो ये है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत ये 4 पॉइंट है। नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। मेन टॉपिक हमको आज बताना है, इसमें जो है वो तरंगाग्र है। ठीक है ना। तो तरंगाग्र क्या होता है देखिए। तरंगाग्र को समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं, उसमें समझने का प्रयास करना है आसान, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई स्रोत है, ठीक है ना। यहाँ से कोई तरंग निकल रही है, ठीक। ये इधर भी मान लो ये तरंग निकल रही है, इधर भी, ठीक है ना। तरंग
ये, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ भी तरंग मान लीजिए निकाले दे रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है ना। बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ से एक तरंग ये चली है, ठीक है ना, तो यहाँ जो कण है वो अधिकतम विस्थापन पर है। यदि एक पॉइंट में देखिए ये इस प्रकार एक ठो को समझने का प्रयास करना, ये क्या है अधिकतम विस्थापन, ये न्यूनतम यानी शून्य, और ये विपरीत दिशा में अधिकतम, इसको बोल सकते हैं सुरंग, और इसको क्या कहेंगे गर्त। पता है, बात को समझना। ये कण जो है अधिकतम विस्थापन पर है, इसमें ये वाला कण अधिकतम विस्थापन पर, इस वाले में ये वाला पॉइंट अधिकतम विस्थापन, ये, ठीक है ना। यदि हम ये बात करें तो ये अधिकतम विस्थापन पर है, ये शून्य विस्थापन पर है ना। तो हर एक में ऐसा ही होगा। तो यहाँ ये देखा जा रहा है, तो ये कण अधिकतम विस्थापन पर है, ये वाला कण भी अधिकतम विस्थापन पर है, ये भी। यदि हम इनको ऐसे मिला देते हैं तो इसमें जितने भी कण हैं वो सब समान कला में हैं। इसको हमने जो मिलाया, इन बिंदुओं, इन कणों को मिलाने से जो एक बिंदु पथ तैयार हुआ, इन कणों को जो समान अधिकतम विस्थापन पर ये भी है, अधिकतम विस्थापन पर ये भी है, अधिकतम विस्थापन पर ये भी है, अधिकतम विस्थापन पर ये भी, अधिकतम विस्थापन पर ये भी है, ये भी, ये सब कण अधिकतम विस्थापन पर है। उन सभी कणों को मिलाने से जो एक बिंदु पथ तैयार हुआ, एक बिंदु पथ बोलो या पृष्ठ बोल दो, है ना। बिंदु पथ कहो चाहे पृष्ठ कह दो, तो यही पृष्ठ जो है क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसमें माध्यम के सभी कण जो हैं वो समान कला में हैं। जैसे ये भी अधिकतम विस्थापन पर है, और यदि मान लीजिए ये शून्य विस्थापन वाला है ना, तो यहाँ मिलाएंगे तो शून्य विस्थापन वाले सभी कण होंगे। क्या होंगे, है ना। अच्छे से जब बनाएंगे तो जैसे ये शून्य विस्थापन में है तो ये वाला भी शून्य विस्थापन पर होगा, ये भी। जैसे ये अधिकतम विस्थापन पर है ये, ठीक है ना। तो यानी ये जो पृष्ठ हमने बनाया है या बिंदु पथ बनाया, बिंदु पथ बोल दो चाहे पृष्ठ बोल दो, तो इस पृष्ठ में जितने भी कण हैं वो सब क्या है, समान कला में है। समान कला में है मतलब ये भी अधिकतम विस्थापन पर है, ये भी। ऐसा तो नहीं है कि ये अधिकतम विस्थापन पर है, ये शून्य विस्थापन पर है ना। तो इसमें माध्यम के जितने भी कण हैं वो समान कला में होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचलित हो रही है, किसी माध्यम में तरंग संचलित हो रही है, तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ होता है, समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ होता है, उस बिंदुपथ को क्या कहा जाएगा, तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है ना। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ होगा, है ना, या समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ होगा उसको कहेंगे तरंगाग्र। या वह पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में होंगे, या ये भी कह सकते हो कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हैं तो उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ बनाया जाए कि उस पृष्ठ पर सभी कण समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, तरंगाग्र या बिंदुपथ कह दीजिए। चाहे पृष्ठ बोल दो चाहे बिंदुपथ बोल दो, ठीक है ना। तो यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हैं तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों का बिंदुपथ जो है वो तरंगाग्र कहलाता है। दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, किसी तरंगों से प्रभावित किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ
जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। या किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। हम दोनों तरीके से लिखे देते हैं, देखना। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण संचरित हो रही हैं तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। या तरंगों से किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। चाहे ये लिख दो, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। अभी हमने चित्र में बनाया था। या किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया पृष्ठ, हमने कहा चाहे बिंदु पथ कहो चाहे पृष्ठ कहो, ठीक है ना, बिंदु पथ या पृष्ठ, है ना। तो समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को या वह पृष्ठ जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। तथा तरंगाग्र के लंबवत खींची गई तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को किरण कहते हैं, किरण, ठीक है ना। ये आप लोगों को बता दें, सुनिए, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को किरण, किरण या प्रकाश किरण, ठीक है ना, प्रकाश किरण, किरण जो भी, यानी आप लोगों को याद दिलवा दें, जैसे आप लोग जब सेकंड चैप्टर में पढ़ते थे कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, याद करो, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, वैसे ही प्रकाश किरणें जो होती हैं वो तरंगाग्र के लंबवत होती हैं।
याद रखना उसी टाइप का है। जिस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, उसी प्रकार किरणें या किरण जो भी, तो किरणें जो होती हैं वो भी प्रकाश किरणें तरंगाग के लंबवत होती हैं, है ना। किरणें बहुत सी रहेंगी तो ठीक है ना, यानी प्रकाश किरणें तरंगाग के लंबवत होती हैं, तो किरणें भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा। यानी तरंगाग और प्रकाश किरणों के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 अंश, ठीक है ना। और ये अब तरंगाग्र स्रोत कहाँ है, स्रोत तरंगों का स्रोत कहाँ है और किस प्रकार है, इस आधार पर जो तरंगाग्र है वो 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का बनता है। तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर है गोली तरंगाग्र, दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा है समतल तरंगाग्र। अब इनको 1 बाय 1 समझिए। गोली तरंगाग्र क्या होता है? ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इनको जब पढ़ेंगे गोली तरंगाग, बेलनाकार तरंगाग, समतल तरंगाग, तो इस पूरे को पढ़ने पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बीच में छिपे रहेंगे। अभी दिखाते हैं, बताते हैं। गोली तरंगाग्र, पहला नंबर है गोली तरंगाग्र। जैसे मान लीजिए यदि स्रोत क्या है, एक बिंदु जैसे है। अभी जो हमने चित्र बनाया था वो बिल्कुल गोली तरंगाग्र ही था, है ना। चारों तरफ तरंगे जा रही हैं, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, है ना। तो यदि स्रोत क्या है, परिमित दूरी पर है, बिंदु सदृश है। यदि स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत या तरंगों का स्रोत। हमने कह दिया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, तो चाहे अब प्रकाश का स्रोत कहें चाहे तरंगों का स्रोत कहें, ठीक है ना। तो यदि स्रोत क्या है, परिमित दूरी पर है, एक बिंदु जैसे है। बात को समझो, स्रोत क्या है, परिमित दूरी पर, बहुत अनंत दूरी पर नहीं, कहे निश्चित दूरी पर है और एक बिंदु जैसे है। तो जब बिंदु जैसे है तो उस बिंदु को यानी स्रोत को केंद्र मानकर एक गोला बना दिया जाए। तो जब गोला बनाएंगे, तो गोला जब बनाएंगे तो गोले में स्थित जो सभी कण होंगे समान कला में होंगे, हैं। यदि यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो जिस स्थिति में होगा वही या वाली स्थिति में ये वाला भी, ये इधर भी जो होगा वो भी, उस पार जो भी होगा वो भी, है ना। तो यदि प्रकाश स्रोत जो है एक बिंदु जैसे है, यदि परिमित दूरी पर प्रकाश स्रोत एक बिंदु जैसे है, तो उस बिंदु को केंद्र मानकर एक गोली पृष्ठ खींचा जाए, तो उस गोली पृष्ठ पर जो स्थित सभी कण होंगे वो समान कला में होंगे और ऐसे तरंग पृष्ठ को कहा जाएगा गोली तरंगाग्र, है ना। यदि स्रोत परिमित दूरी पर बिंदु समान है, यदि स्रोत परिमित दूरी पर बिंदु सदृश है, तो उस बिंदु को केंद्र मानकर यदि गोली पृष्ठ खींचा जाए तो वो खींचा गया गोली पृष्ठ गोली तरंगाग्र कहलाएगा, क्योंकि उस पर माध्यम के सभी कण जो हैं समान कला में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए, यदि स्रोत परिमित दूरी पर बिंदु, यदि स्रोत परिमित दूरी पर बिंदु के समान है, तो उसे केंद्र मानकर एक गोली पृष्ठ
खींचा जाए तो उस पर सभी कण समान कला में होंगे। उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, गोली तरंगाग्र की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के, गोली तरंगाग्र की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के और आयाम जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तीव्रता को यदि आई से प्रदर्शित करें तो दूरी को आर, तो आई प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर, और आयाम को ए से तो ए प्रोपोर्शनल 1/r। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका चित्र बनाते हैं। ये स्रोत हो गया, यहाँ पर ये किरणें हैं। पूरा गोला चारों तरफ ना बना के हम कुछ साइड में दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये किरणें हैं, ये क्या हैं? किरणें। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? गोलीय तरंगाग्र। और ये बिंदु स्रोत, बिंदु सदृश, बिंदु स्रोत। ठीक है ना? ये पूरा गोला ना दिखा के ये गोले का एक छोटा सा पार्ट आई तरह दिखाया है, एक साइड में। ये पूरे तरफ ना दिखा के, है ना, जैसे एक गोले का एक टुकड़ा लेंगे तो एक कटोरी टाइप का बनेगा, वो आज दिखाया गया है ये। और ये इसमें सब, इसमें किरणें जो, ये रेखाएं जो इसके पृष्ठ के लंबवत हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? किरणें कहलाएंगी। तो ये बिंदु स्रोत है और ये गोली तरंगाग्र। ठीक है ना? ये पॉइंट जरूर याद रखना कि गोली तरंगाग्र की जो तीव्रता होती है उस स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और आयाम जो है ये, इसी से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। हैं? तीव्रता में आयाम में स्क्वायर लगा दो, तीव्रता आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये याद रखना। दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र में देखिए, यदि स्रोत को हमें रेखावत ले ले, स्रोत को रेखावत, एक ट्यूबलाइट रॉड है ना, तो इससे कुछ दूरी पर इधर 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 हर चारों तरफ, है ना, चारों तरफ में जो समान दूरी पर जितने कण होंगे वो समान कलाई में होंगे। तो यानी कुल मिला के हम क्या करें कि यदि स्रोत रेखावत है तो उसको अक्ष मानकर एक बेलन बना दो। क्या बना दो? बेलन। यदि स्रोत रेखावत है तो उस रेखा को क्या मान लिया जाए? अक्ष मान लिया जाए, और एक बेलन बना दिया जाए, तो उस बेलन में जितने भी पृष्ठ होंगे वो सब समान कला में होंगे। तो उस पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है ना? दूसरा नंबर।
बेलनाकार तरंगाग्र यदि स्रोत सरल रेखावत है या स्लिट के रूप में है तो रेखा को अक्ष मानकर खींचा गया तो यदि स्रोत सरल रेखावत है या स्लिट के रूप में है तो रेखा को अक्ष मानकर खींचा गया गोलीय खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट लाइन बेलनाकार तरंगाग्र की तीव्रता स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बेलनाकार तरंगा की तीव्रता स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा आयाम दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान देना, बेलनाकार तरंगा की तीव्रता स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा आयाम दूरी के वर्गमूल के, है ना, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने ये आय बोला कि आई प्रोपोर्शनल 1/r तथा ए प्रोपोर्शनल 1/√r। ये देखिए रेखावत स्रोत है ये, ठीक है ना, ये रेखावत स्रोत ले लो, ठीक, रेखावत स्रोत बेलन हम चारों तरफ न बना के, यदि हम बेलन चारों तरफ न बनाएं, बेलन चारों तरफ मान लो न बनाएं, एक साइड में बना दे, इधर बेलन का आधा बेलन बनाएं तो कैसा होगा देखना। हम ये आय बनाए हैं, इतना भाग ये वाला भाग आय दिखाए हैं, ठीक है ना। और ये सब क्या होंगी, किरणें, ये क्या है, किरण, ठीक, ये क्या है, किरणें जो भी कह दो। और ये दोनों के दोनों को हम क्या कहे दे रहे हैं, बेलनाकार तरंगाग्र। समझ रहे हैं ना कि हम पूरा बेलन ना बना के एक साइड का दिखाए हैं, ऐसे चारों तरफ होगा ना वैसे, ठीक है ना। तो ये बेलनाकार तरंगाग्र है, ये रेखावत स्रोत है, क्या है ये, रेखावत स्रोत, ठीक। और ये किरणें तरंगाग्र के लंबवत, ठीक है ना। अब जो है
तो एक वो गोली तरंगाग्र हो गए बेलनाकार। अब तीसरा है समतल तरंगाग्र। देखिएगा समतल तरंगाग्र क्या होता है। समतल तरंगाग्र, इसको बात को समझने का प्रयास करना। यदि ये स्रोत है, ये गोली तरंगाग्र 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 है। यदि इतने भाग को काटेंगे तो ये गोला टाइप का लग रहा है, इसको काटेंगे तो थोड़ा गोला लग रहा है, इसको काटेंगे तो लग रहा है इसको, लेकिन ये यहाँ एकदम समतल लग रहा है। ये थोड़ा गोला टाइप का लग रहा है, ये गोला टाइप का लग रहा है ना, ये गोली लग रहा है, ये गोली लग रहा है, लेकिन ये छोटा भाग जो है बहुत दूर पर है, ये स्रोत है। बात को समझने का प्रयास करना। यदि ये है, इसको लेंगे तो लग रहा है कि ये गोले का टुकड़ा है, यदि इसको काटेंगे तो ये भी लगेगा कि हाँ किसी गोले का टुकड़ा है, गोले का टुकड़ा है, लेकिन बहुत दूर पर जब है तो छोटा सा भाग लेंगे तो ये छोटा सा भाग लेंगे तो इतने को मिटा दिया जाए तो ये ना पता चलेगा कि ये गोले का टुकड़ा है। ठीक है ना। यदि जब स्रोत से बहुत दूरी पर कोई गोली तरंगाग्र होगा तो उसका एक छोटा सा भाग जब लिया जाएगा तो वो एकदम समतल जैसे लगेगा। बात को समझने का प्रयास करिए। पास में है तो इस टाइप का टुकड़ा लग रहा है, और दूर है तो कुछ इस टाइप का लग रहा है, और दूर है तो इस टाइप का लग रहा है, बहुत दूर हो गया तो इस टाइप का लग रहा है, और ज़्यादा दूर हो गया तो इस टाइप का लगने लगा। तो ये कैसा हो गया? समतल। ठीक है ना। यानी पास में है तो एकदम गोला, उसकी वक्रता जो होती है क्या होती है? घटती जाती है। उसकी वक्रता क्या होती है? घटती जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित ये है गोली तरंगा, गोली 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 गोली, लेकिन ये बहुत दूरी पर है और गोली तरंग का एक छोटा सा भाग है, तो इसको आप समतल तरंगाग्र कह सकते हैं। ऐसे ही चाहे बेलनाकार का भी लेंगे तो भी हो सकता है। तो यानी आप ये समझ लो, स्रोत से अनंत दूरी पर, स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसा कि ये क्या कहलाएगा? एक समतल तरंगाग्र होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे ये पास में है तो ये गोला जैसे लग रहा है, गोले का टुकड़ा लग रहा है, थोड़ा दूर किए तो गोले जैसे ही अभी लग रहा है, और दूर किए तो गोले जैसे लग रहा है, और दूरी किए तो कुछ समय बाद का एक छोटा सा भाग लेंगे बहुत दूरी पर तो वो गोला जैसे लगेगा ही नहीं, लगेगा समतल था। ठीक है ना। तो स्रोत से बहुत दूरी पर, अरे अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगा का एक छोटा सा भाग, चाहे गोली तरंगा का एक छोटा सा भाग ले लो, चाहे बेलनाकार तरंगाग्र का, दोनों में हो सकता है। तो क्या कहोगे? स्रोत से अनंत दूरी पर, बहुत अधिक दूरी की जगह सीधे अनंत लिख दो। स्रोत से चाहे बहुत अधिक दूरी कहो चाहे अनंत, तो स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र के छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। और इसकी तीव्रता और आयाम जो होते हैं वो नियत होते हैं। नियत कैसे होंगे? कहेंगे दूरी अधिक कम करेंगे तो बढ़ना घटना चाहिए ना। अरे दूरी कम अधिक कैसे करेंगे? अनंत दूरी तो वैसे है, तो अनंत से थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे तो अनंत कहलाएगा, और अनंत से थोड़ा कम लेंगे तो भी अनंत कहलाएगा। और यदि कहेंगे नहीं सर अनंत से बहुत पहले ले लेंगे, तो यदि अनंत से बहुत पहले ले लेंगे तो समतल तरंगाग्र बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। और इसकी तीव्रता और आयाम जो होते हैं वो नियत होते हैं, मतलब दूरी पर वो निर्भर ही नहीं होगा। दूरी तो अनंत होती है, तो दूरी तो जितनी भी लेंगे तो
अनंत ही रहेगी हर बार। अनंत से अधिक कम तो हो नहीं सकता, अनंत से अधिक थोड़ा तो अनंत, अनंत से थोड़ा कम तो अनंत, लेकिन अनंत से बहुत कम तो समतल तरंगाग्र बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसमें समतल तरंगाग्र में क्या लिखेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर जो तरंगाग्र बनेगा पृथ्वी पृष्ठ पर, वो समतल तरंगाग्र होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य को स्रोत मान लो, और वो स्रोत बहुत अनंत दूरी पर है। ठीक है ना। तो स्रोत से अनंत, स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित, स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र, स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र के एक छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित गोली तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र के एक छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र की तीव्रता तथा आयाम नियत रहता है। अर्थात चाहो तो लिख सकते हो I प्रोपोर्शनल, I बराबर नियतांक, A बराबर नियतांक। ठीक है ना। या इसमें लिखना चाहो तो उसमें पावर 0 कर सकते हो, हैं। कोई लिख दे कि I प्रोपोर्शनल R की पावर 0, A प्रोपोर्शनल R की पावर 0, तो इसका मान क्या हो, इसका मतलब नियतांक कहलाएगा। ठीक है ना। इसके लिए चित्र बनाते हैं। ये किरणें हैं, स्रोत, इसमें अनंत दूरी पर स्रोत। ठीक, ये दोनों क्या हैं, समतल तरंगाग्र। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, हमने क्या बताया, यदि किसी स्रोत से तरंगे चल रहे, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हैं तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों का जो बिंदुपथ होता है, किसी क्षण समान कला में स्थित कणों का बिंदुपथ जो होता है तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र हमने बताया 3 प्रकार का, एक होता है गोली तरंगाग्र, उसका स्रोत जो है परिमित दूरी पर बिंदु जैसे होता है, उस बिंदु को केंद्र मानकर गोला बना दो। और दूसरा है बेलनाकार, एक रेखा टाइप का स्रोत है, उस रेखा को अक्ष मानकर बेलन बना दो। और तीसरा ये बताए कि स्रोत से अनंत दूरी पर चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो चाहे गोली तरंगाग्र हो, उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो समतल तरंगाग्र कहलाएगा, है ना। और हेडलाइंस में याद रखना,
गोली तरंगा की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब बेलनाकार वाले में तीव्रता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और आयाम दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, और ये इसमें तीव्रता आयाम दोनों नियत होते हैं। ठीक है, यदि ये आपको समझ में आ गया हो पूरा टॉपिक, लगता हो कि हाँ इस प्रकार के और टॉपिक हमको मिल जाए पढ़ने को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो नए टॉपिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।